नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है ईशान पब्लिकेशन की बुक, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप अपना डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो उसके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। थोड़े बहुत एरर्स हैं बट मैक्सिमम 99% बुक बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आप इसको पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करिए। इवन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन असिस्टेंट इंजीनियर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जेई वालों के लिए तो 100%, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। गेट वालों को और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट हाँ आपके लिए ये बेसिक एटलीस्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैनल। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको सारे अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। और एक एक करके बना रहे हैं वीडियोस को हम। तो हो सकता है जब आप देख रहे हो अभी आपका सब्जेक्ट नहीं आया हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बट आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा। आप जानते हैं थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस को बनाने में, बट हम पूरी कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आप तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्योर वाटर, है ना। क्वालिटी ऑफ वाटर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वाटर को देखते हैं, वाटर होता क्या है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं H2O H2O, क्या मतलब है इसका? 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, यही है ना। प्योर वाटर होगा, अगर प्योर वाटर होगा तो। लेकिन कहीं भी नेचर में ना प्योर वाटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिजॉल्व होता है, ठीक है। वाटर, आप देखो 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। अब सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ठीक, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है जहां जाकर के चीजें मिल जाती हैं, इसलिए कोई भी चीज को वाटर डिसॉल्व कर लेता है ना। एयर में तो बहुत ज्यादा गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन हाँ वहां पे हर कुछ डिसॉल्व नहीं हो सकता। एयर से एयर डिसॉल्व हो सकती है ना, जैसे स्मोक वगैरह आप देखो फटाक से गायब हो जाता है थोड़ी देर में। मतलब कितना भी डार्क से डार्क स्मोक को थोड़ा सा दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, है ना। तो इस चलते जो है कुछ एक सॉल्ट्स तो होते ही होते हैं अवेलेबल वाटर के उन स्पेसेस के बीच में। तो ये किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है, या तो कोई ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, गंदगी जैसे क्ले हो, सैंड हो, सिल्ट हो, है ना। या फिर डिजॉल्व भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो दिख रहा है उसको तो हम साफ कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन फिल्टर वगैरह यूज़ करके। लेकिन अगर जो डिजॉल्व ही है, हमें जो दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, है ना। क्या वो डिजॉल्व, हर डिजॉल्व साल्ट वगैरह हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्या, कि एक सर्टेन लेवल के बाद वो हमारे लिए हार्मफुल होता है? ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। देखो, जो मिनरल्स होते हैं, कुछ एक हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं, हम कई सारी चीज़ों से लेते हैं मिनरल बॉडी में। मेनली तो जो हमारा सोर्स होता है वो फूड होता है मिनरल्स का, है ना। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जितने भी हैं हम फूड के थ्रू लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें हमारी बॉडी में मिनरल्स आता है वो वाटर के थ्रू भी आता है, क्योंकि वाटर में भी डिसॉल्व होते हैं ये मिनरल्स, ठीक। लेकिन वाटर में कई बार कुछ और मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड, लेड, सिल्वर, कॉपर वगैरह। हालांकि इनकी भी ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारी बॉडी को, लेकिन अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर हो तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। हमें जान भी जा सकती है, या फिर डिजीजेज हो सकती हैं। और पानी से रिलेटेड डिजीजेज बड़ी कॉमन सी हैं, टाइफाइड, कोलरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस वगैरह, आप जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि प्योर वाटर को हम क्या नाम से और जानेंगे। अब देखो, प्योर वाटर नहीं बोलोगे, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप इंजीनियर हो, तो आप उसको अलग तरीके से भी जानोगे। उसको होलसम वाटर बोलते हैं, ठीक है। प्योर वाटर को होलसम वाटर बोलेंगे। अब होलसम वाटर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी? सबसे पहले तो इसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करे वो नहीं होना चाहिए, है ना। टेस्ट में गुड हो, बदबू नहीं हो, ऑर्डर फ्री हो, कलरलेस हो, कोई कलर ना दिख रहा हो उसमें, हार्मफुल साल्ट्स नहीं हो उसमें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं हो उसमें, है ना, कोरोडेड टाइप्स के थ्रू नहीं आया हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं रहती है हमारी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो 5 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है वाटर को।
ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इनको सोच रहे हो कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, बट आप इन पे ध्यान से देखो, और इतना सुनने में आप अभी याद रखोगे, हो सकता है आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ आपको नहीं याद रहेगा, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम होलसम वाटर की बात करते हैं। होलसम वाटर क्या है? केमिकली प्योर वाटर है, जिसमें कोई भी हार्मफुल चीज नहीं होती है जो ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर सके, ठीक है। केमिकली प्योर वाटर होता है, उसको बोलते हैं होलसम वाटर। पैलेटेबल वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जो कि पीने में टेस्टफुल हो, ठीक है, और एस्थेटिकली प्योर हो, मतलब देखने में बिल्कुल साफ दिखे, ठीक। हो सकता है इसमें कुछ डिजॉल्व हो, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होगा हमारे लिए, है ना। और होलसम वाटर में तो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ H2O ही होता है प्योर, उसमें कुछ डिजॉल्व नहीं रहेगा, जीरो डिजॉल्व, ठीक है। पैलेटेबल में हो सकता है कुछ डिजॉल्व हो जो हमारे बॉडी को लेकिन हार्मफुल नहीं होगा, है ना। एस्थेटिकली प्योर होगा, साफ सुथरा होगा, और टेस्ट में आपका टेस्टफुल हो। ये दो क्वालिटी आप याद रखो पैलेटेबल की, टेस्टफुल और प्योर, एस्थेटिकली प्योर। पोर्टेबल वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? होलसम वाटर प्लस पैलेटेबल वाटर, दोनों की क्वालिटी जिसमें होगी उसको बोलेंगे हम पोर्टेबल वाटर, ठीक। जिसमें होलसम प्लस पैलेटेबल दोनों की क्वालिटी मिला करके पोर्टेबल वाटर याद रहेगा। पॉल्यूटेड वाटर किसको कहते हैं? कुछ भी पानी में ऐसा हो जो कि उसको अनफिट बनाता हो ड्रिंकिंग के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए, उसको पॉल्यूटेड वाटर बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल हो, मान लो उसमें लेड हो, या फिर आपका आर्सेनिक हो, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, साइनाइड हो, लेड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, है ना, अबव सर्टेन डिजायर्ड लिमिट की। अभी हम सबके लिमिट पढ़ेंगे कि ये इतने तक है तो चल जाएगा, आर्सेनिक इतने तक है तो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आर्सेनिक बिल्कुल ही 0% चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट उसका फिक्स किया हुआ है, अगर इतना ppm है चल जाएगा, साइनाइड इतना ppm है चल जाएगा, सिल्वर इतना ppm है चल जाएगा, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट तक अगर जब क्रॉस कर जाता है कोई भी मिनरल पानी में तो उसको पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे, ठीक। कॉन्टामिनेटेड वाटर क्या होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर उसमें हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो उसमें, तो वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी में है तो कॉन्टेमिनेटेड, और केमिकल्स वगैरह हो तो वो पॉल्यूटेड वाटर। ये याद रखना आप, ठीक है, पॉल्यूटेड और कॉन्टेमिनेटेड का डिफरेंस। एनालिसिस ऑफ वाटर, अब अगर इसमें कुछ हो, है नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? पानी देख करके, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा तो है नहीं आंख से हमें दिख जाती हैं, तो इन चीजों का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करने पड़ेंगे काफी सारे। अभी टेस्ट कैसे होता है? 3 टाइप के टेस्ट हैं, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो यह सारे टेस्ट होते हैं, ये 2-3 टेस्ट होते हैं। अभी हम इन टेस्ट को ना एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल टेस्ट कई टाइप के होते हैं, केमिकल टेस्ट भी कई टाइप के होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कई टाइप के हैं, ठीक। अब देखो, नेसेसिटी फॉर वाटर, क्या जरूरत है हमें वाटर के, वाटर एनालिसिस की जरूरत ही क्या पड़ती है हमें? आप कह रहे हो कि ये टेस्ट करना होता है, तो क्या जरूरत है, क्यों हम इसको करेंगे वाटर एनालिसिस? वाटर एनालिसिस का, वाटर की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, है ना, हम जो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वाटर। और इसका रीज़न क्या है? पहला तो कंट्रोलिंग ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन कंट्रोल करना? प्यूरिफिकेशन प्लांट का, है ना, कि आप किस मेथड से करने वाले हो, कैसे करोगे वो, ठीक। दूसरा, प्योरिटी डिटर्मिनेशन, आप एनालिसिस किस चीज़ का कर रहे हो कि प्योर है या नहीं है, वो कर रहे हो ना। अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, फिर कितनी इम्प्योरिटी है, लिमिट के अंदर है, लिमिट के ज़्यादा है, ये भी सर्टेन करना पड़ेगा, तभी तो पानी को आप डिसाइड करोगे हाँ पानी कॉन्टेमिनेटेड है क्या है, उसको फिर फर्दर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, है ना। फिर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी चलो पता चली कि है, बट कि कौन सी इम्प्योरिटी है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका हिसाब से हम करेंगे कि कौन सा प्रोसेस करना चाहिए इसका, है ना। क्वालिटी डिटर्मिनेशन, अब प्रोसेस होने के बाद हमें पता ये भी होना चाहिए कि हाँ भाई हमने जो पूरा प्रोसेस किया है उसके बाद जो पानी निकला है वो सही है या नहीं है अभी भी पीने के लिए, तो क्वालिटी चेक करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपके फिल्टर घर में लगा हुआ है, एक दिन तो सर्टेन पीरियड के बाद आपका फिल्टर खराब हो जाता है, आपको फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, कैसे पता चलता है आपको? पानी का स्वाद बदल जाता है, पानी गंदा दिखने लग जाता है, फिर आप जो आपका आता है बंदा आर चेंज करने वाला,
वो पीएच वैल्यू चेक करता है उसकी, है ना, फिर आपको बताएगा पीएच इतना हो गया, ये खराब हो गया, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो क्वालिटी डिटरमाइन करता है वो, डिसाइडिंग वेरियस प्योरिफिकेशन स्टेजेस। और जब इन चीज़ों का हमें पता हो, यहाँ भी ये इम्प्योरिटीज़ है, ये इतने अमाउंट में, तो इससे हमें क्या होता है, हमें प्योरिफिकेशन के स्टेजेस को भी डिसाइड करने में मदद मिलती है ना, कि कितने प्योरिफिकेशन स्टेज रखें हम, इसके किसके बाद कौन सा स्टेज होएगा, है ना। ये सारा चीज़ें हमें मदद मिलती है इन चीज़ों से एनालिसिस करने से, ठीक। और एनालिसिस हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेकर कर लेते हैं ना। एडवांटेजेस क्या है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो हमें मेन एडवांटेज क्या होता है टेस्ट का, कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को कौन कौन सा करना है वो हमें पता चल जाता है टेस्ट से, है ना। जब हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं वाटर का, उसी से हमें पता चल जाता है कि इसमें ये इम्प्योरिटीज है, ये मेथड करना जरूरी है। तो हमें पूरा का पूरा आउटलाइन मिल जाता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का, है ना। ऑपरेशन ऑफ डेली ट्रीटमेंट प्लांट्स इज डन ऑन दिस बेसिस। अब ट्रीटमेंट तो रोज होता है, तो कैसे ऑपरेट करना है प्लांट को, उसका भी हमें एक मेथड मिल जाता है ना। फिर ascertaining the quality of the raw water and the quantity of various impurities, वही जो अभी हमने पहले पढ़ा कि यहाँ से हमें क्वालिटी, जो पानी है रॉ वाटर, उसकी क्वालिटी का ही पता चलता है, प्लस कितनी इम्प्योरिटी है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी है, वो सब हमें पता चल जाता है। ट्रीटमेंट के बाद उसको फिर से चेक किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में फिजिकल टेस्ट। अभी आपने पढ़ा था ना कि कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो आज अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजिकल टेस्ट, कौन कौन से फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं पानी के ऊपर। इनमें एक झलक हम ले लेते हैं कौन कौन से। टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, कलर टेस्ट, टेस्ट एंड ऑर्डर टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर टेस्ट। अब देखो हर टेस्ट में ना एक वैल्यू दी हुई होगी, आपको वो वैल्यू 100% याद रखनी है, आपको एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अपना डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हो फिर तो आपको सब कुछ ही लिखना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, पैरामीटर्स दिए गए होंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो, वो आपको याद रखते हैं, वो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले टेम्परेचर टेस्ट। क्या है भाई टेम्परेचर टेस्ट? इसमें जो पानी को हम टेस्ट करने वाले हैं उसका सबसे पहले हम टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर से हम देखते हैं कि टेम्परेचर उसका 10 से 20 डिग्री के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। और जो पब्लिक सप्लाई करते हैं, जो हमारे घर में पानी आता है ना रोज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, उस तो वो जो पानी आता है वो 4.4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, पब्लिक सप्लाई के लिए पानी कितना होना चाहिए, 4.4 से 10 डिग्री के बीच में, ठीक है। और अगर पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री से अबव हो जाता है तो वो अनफिट हो जाता है पब्लिक सप्लाई के लिए, क्योंकि ये पैलेटेबल नहीं रह जाता। पैलेटेबल पानी क्या था, जो आपका होलसम भी हो, प्लस आपका पैलेटेबल वाटर क्या था, जो आपका ड्रिंकिंग में टेस्टफुल हो और एस्थेटिकली प्योर हो। लेकिन पानी अगर गर्म रहेगा तो पानी का टेस्ट नहीं जाएगा फिर, है ना। तो इस चलते इसको पैलेटेबल नहीं रह जाएगा ये 35 डिग्री से ऊपर। तो ये टॉपिक आप याद रखना है ना, पॉइंट याद रखना है। पब्लिक सप्लाई के लिए क्या, 4.4 टू 10 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री से अबव रहेगा तो पब्लिक सप्लाई के लिए अनफिट हो जाता है, क्योंकि वो पैलेटेबल नहीं रह जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं टेम्परेचर को मेजर? थर्मोमीटर के थ्रू ही कर लेते हैं, जो 0.1 डिग्री सेल्सियस में ग्रेजुएटेड होता है, या ब्रोकन कैपिलरी थर्मोमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर अगर डेप्थ में हमें चेक करना है, कुछ ज़्यादा डेप्थ है, 15 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है भाई, तो आप फिर थर्मोकपल का यूज़ करते हो, ठीक है। टेम्परेचर से हमें पता क्या चलता है, पानी की डेंसिटी के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, है ना, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, बीओडी वैल्यू, ये बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड वैल्यू है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल बायोकेमिकल एक्टिविटी इन वाटर, ये सब के बारे में हमें पता चल जाता है वाटर टेस्ट से, टेम्परेचर टेस्ट से, ठीक। ये भी आपको पूछ सकता है कि आप टेम्परेचर टेस्ट ले रहे हो तो उससे हमें क्या क्या चीज़ों का बारे में पता चलता है। फिर सेकंड आता है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट क्या है? देखो, पानी का कलर कैसा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि एस्थेटिकली पानी अगर प्योर साफ नहीं दिखेगा तो कोई पिएगा उसको, कोई भी नहीं पीना चाहेगा, है ना। और जरा सा भी आपका पानी गंदा लगेगा तो आप पियोगे ही नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली नीड होती है हमारी ना, हम साइकोलॉजी पियेंगे ही नहीं उसको,
किसी भी हाल में। तो कलर डिसकलर होने का पानी का रीजन क्या क्या हो सकता है? उसमें लीव्स हो, या तो लॉक्स पड़े हुए हो, पीट्स पड़ा हुआ हो, या कोई और ऑर्गेनिक मैटर हो, है ना, जिससे कि उसका कलर चेंज हो गया हो, है ना। तो क्या मेथड करते हैं हम? सबसे पहले तो सस्पेंडेड मैटर जो है उसको रिमूव कर देते हैं हम, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। फिर जो कलर हमें मिलता है उसको हम स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन से या स्टैंडर्ड कलर की जो डिस्क होती हैं उनसे मैच करके देखते हैं। देखो ये सब चीज़ें कई, आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ रहे हो, है ना, आपका एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें पहले से ही की जा चुकी हैं। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग आप जो कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, वो सिर्फ आप जान रहे हो कि फील्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके पहले ही हो चुके हैं। वहाँ कई लोगों ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को बनाया है ना। फॉर एग्जाम्पल आप आरसीसी में पढ़ते हो, फॉर्मूलाज पढ़ते हो कि ऐसे ऐसे करके लोड निकालना है, तो अब थोड़ी ना आप फॉर्मूला रिसर्च करने बैठ जाते हो कि फॉर्मूला कैसे बनाइए। वो फॉर्मूला कई लोगों ने बैठ करके कई सालों तक काम किया होगा, तब जाके वो बने फॉर्मूला, है ना। या फिर इतने दिनों के लिए ही रहने देना पड़ता है सीमेंट को, या इतने दिनों के लिए ही आप आरसीसी को रख सकते हो, इतना ही लोड लगा सकते हो। ये सब कैसे डिसाइड हुआ है? सब एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हुआ है ना। और अब वो बुक में नॉलेज के फॉर्म में आपको दे दी गई है कि ताकि आपको फिर से वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने करके देख लिया, अब आप सिर्फ जान लो ये चीजों को। ठीक है, इंजीनियरिंग का मकसद ये होता है, ठीक है ना। रिसर्च विसर्च बाद में करना, अभी पहले जो है फील्ड में वो आप जान लो, है ना, ताकि जॉब अच्छी मिल जाए आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कलर को हम किससे कंपेयर करते हैं? एक कलर डिस्क होती है, उससे कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ कैसा कलर है। और इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल पे, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है कलर को? प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल में। और ये जो कोबाल्ट स्केल है वो कैसे बनाया, कलर कैसे लाया गया था हमें? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम को डिस्टिल्ड 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके एक फिक्स कलर लाया गया, ठीक है। वहां से ये प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल बना। कितना? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके, तो वो यूनिट ऑफ कलर बना, ठीक है, बेसिक यूनिट बना होगा। जो कलर आया होगा उसको बेसिक यूनिट बोला गया। पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए कोबाल्ट स्केल पे आपका जो नंबर है वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 20 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक। 10 से कम होना चाहिए, लेकिन 20 से ऊपर तो किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 10 से मैक्सिमम 20 तक है, और प्रेफरेबल है 10 से भी नीचे रहे। समझ में आ गया? 20 तक चल जाएगा चलने के लिए, लेकिन आप कोशिश करो कि 10 से भी नीचे ही रहे, वो बेस्ट है, ठीक है। चलो टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आप पानी आप पियोगे तो पीने में टेस्टी होना चाहिए, है ना, उसमें कोई स्वाद नहीं आना चाहिए किसी चीज का डिजॉल्व को का, या फिर आपका कोई बदबू नहीं आनी चाहिए पानी में, है ना। बट ऑक्सीजन उसमें क्या क्या रहता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसके वजह से थोड़ा बहुत उसमें वो रहता है, टेस्ट और ऑर्डर रहता ही रहता है, ठीक। अब टेस्ट और ऑर्डर के और क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसमें, या फिर कुछ एक कंपाउंड्स हो उसमें, है ना, आयरन कंपाउंड हो, सल्फेट, कार्बोनेट वगैरह इसमें हो, डिसॉल्व्ड गैसेस हो बहुत ज़्यादा, CO2, ऑक्सीजन, मीथेन वगैरह, तो इस चलते भी टेस्ट या ऑर्डर आता है, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट लेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कि हाँ भाई टेस्ट और ऑर्डर कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कितना टेस्ट और ऑर्डर प्रेजेंट है एक सैंपल ऑफ वाटर में, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ऑर्डर इंटेंसिटी में, जो कि एक रिलेटेड है थ्रेशोल्ड नंबर से, जिसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ठीक। उसके लिए कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले तो हम फॉलोइंग द स्टेप्स, टेम्परेचर इज मेंटेन, एक पानी का सैंपल लेते हैं हम, ठीक है, और जिस जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर हम लेते हैं 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। मतलब लैब में करो आप, इसको ओपन में नहीं करो। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ऑस्मोस्कोप होता है। ऑस्मोस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये भी आप याद रखना, ये जो आपका डायमेंशंस होती है ना, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं जेई के, ठीक है।
तो आप ऐसा नहीं कि अरे ऑस्मोस्कोप तो आपको याद है लेकिन डायमेंशन उसकी याद नहीं है, फिर आप मार खा जाओगे वहाँ पे। तो ऑस्मोस्कोप जो होती है 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, डाया उसकी 10 mm होती है, और 2 ट्यूब होती हैं, दोनों के बीच का गैप होता है 8 सेंटीमीटर, 8 mm, ठीक है, 8 mm का गैप रहता है, ठीक। अब क्या करते हैं, सैंपल ऑफ वाटर लिया जाता है, ठीक। अब उसको सर्टेन रेशियो में कर लिया जाता है, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8। 1:2 का मतलब क्या है, आधा पानी, आधा प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और आधा सैंपल वाटर, ठीक है। 1:4 का मतलब क्या है कि एक पार्ट आपका सैंपल वाटर और तीन पार्ट डिस्टिल्ड वाटर। 1:6 का मतलब एक पार्ट आपका क्या, सैंपल वाटर, और 5 पार्ट आपका डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 200 ml का आप ले रहे हो, है ना, 200 ml में 1/4 का बनाना आपने, तो 1/4 को 200 से करो तो 50 ml का तो आपको सैंपल लेना होगा, और बाकी कितना बचा 150 ml, तो 150 ml आपका बचेगा ऑर्डर फ्री वाटर, है ना, डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हो या ऑर्डर फ्री वाटर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सैंपल बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करते हो आप इसको, आप हाईएस्ट रेशियो तक ले जाते हो, 1:10 तक लेके जाते हो, ठीक है। और जो हाईएस्ट रेशियो होता है ना 1:10 वाला, वहां से आप उसको स्मेल करना शुरू करते हो, और जिस पार्ट पर आकर के आपको डिटेक्ट होता है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जहां पे डिटेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपको डिटेक्ट हो रहा है 1/4 में, आपने 1/10 से शुरू किया था, 1/9 पे आए, 1/8 पे आए, 1/7 पे आए, ऐसा करते करते मान लो 1/4 पे आपको ऑर्डर मिलता है ना, तो ये वाला जो हो जाएगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रिक बन जाएगा, ठीक, ठीक है ना, ये उसका थ्रेशोल्ड बन जाएगा। मिक्सचर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड भी है पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए कि वाटर सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्डर, दैट इज थ्रेशोल्ड नंबर शुड बी 1 एंड शुड नेवर एक्सीड 3, ठीक। तो थ्रेशोल्ड नंबर कितना होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। TON नंबर कितना होना चाहिए पब्लिक सप्लाई का, 1 और 3 के बीच में ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है। इससे ऊपर कभी नहीं जाए, 3 से ऊपर कभी नहीं जाए, ठीक। टर्बिडिटी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये याद ध्यान में रखना आप, एक तो ऑस्मोस्कोप वाला और एक टर्बिडिटी वाला। टर्बिडिटी में भी 2 टेस्ट होते हैं, वैसे तो बड़े आसान है, बट याद रखना, ठीक है ना। चलो, टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, टर्बिड वाटर क्या होता है, सबसे पहले तो टर्बिड मतलब होता है मटमैला पानी, है ना, जो गंदा सा नहीं होता जिसमें दिखाई नहीं दे रहा हो अंदर कुछ, मटमैला पानी उसको बोलते हैं, उसमें क्ले वगैरह हो, है ना, या कुछ भी हो, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें दिख नहीं रहा हो पानी के अंदर में, उसको हम कहते हैं टर्बिड वाटर, कुछ सस्पेंडेड हो, ठीक। अब ऐसे, अब हम चेक कैसे करेंगे कितनी टर्बिडिटी है भाई, टर्बिडिटी ज़्यादा है कम है, डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको सर्टेन कि कोई चीज़ कितना उसमें टर्बिड है। टर्बिडिटी डिजायरेबल नहीं होती, क्यों, क्योंकि कौन पीना चाहता है यार ऐसा टर्बिडिटी वाला वाटर, कोई पीना चाहेगा क्या, है गंदा पानी। अगर मान लो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो जरा भी माना जाए आपके लिए सेहत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसमें मिट्टी मिली हुई, अब उससे आपकी बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कोई मिट्टी वाला पानी पी लेगा, है ना, साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से, तो आपको साफ करना ही पड़ता है, इसीलिए टर्बिडिटी टेस्ट एक होता है, ठीक है। और turbidity in excess of 5 is easily detectable in a glass water and objectionable। 5 यूनिट की टर्बिडिटी तो ग्लास ऑफ वाटर में दिख जाती है, ठीक है। चलो, और टर्बिडिटी का जो यूनिट है वो आप कैसे डिसाइड करते हो, 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाते हैं तो जो मिलता है वो आपका होता है 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी, ठीक है। 5 यूनिट तक तो इजीली डिटेक्टेबल हो जाती है ग्लास में ही, ठीक है। और हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से परमिसिबल लिमिट कितनी है, 5 से 10 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। लिमिट क्या है टर्बिडिटी की, 5 से 10 यूनिट पब्लिक हेल्थ के हिसाब से। लेकिन हम लोग
पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी टर्बिड ना रहे पानी, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है। चलो, टर्बिडिटी डिसाइड करने का कैसे हम डिसाइड करेंगे कितनी टर्बिडिटी है, पीपीएम में या मिलीग्राम पर लीटर में? दो टेस्ट है, टर्बिडिटी रॉड टेस्ट या फिर जैक्सन टर्बिडिटी मीटर टेस्ट, ठीक है। पहले टर्बिडिटी रॉड का टेस्ट हम देख लेते हैं। ये कैसी रॉड होती है? ये आपकी होती है इस तरीके की एक रॉड होगी, ठीक है, और इसके लास्ट में एक निडल लगी हुई होती है नीचे में, और इसकी लेंथ होती है 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जो होती है रॉड, ये एल्युमिनियम या स्टील रॉड होती है, और ये 20.3 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। अपर एंड में एक इसका स्केल लगा होता है 12.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। लोअर एंड पे एक प्लैटिनम निडल होती है, ये याद रखना, प्लैटिनम निडल, और निकल का रिंग होता है। ये दो चीजें रहती हैं, ठीक है, प्लैटिनम निडल और निकल रिंग, ठीक है। और ऊपर से आप इसको देख सकते हो। इसको किया क्या जाता है? मेथड बड़ा सिंपल सा है। इसको पानी में जो टर्बिड वाटर है उसमें नीचे छोड़ा जाता है, धीरे धीरे उतारा जाता है, ठीक है। और जब तक निडल दिखती रहती है आप उसको और नीचे ले जाते रहते हो। जहाँ पे निडल दिखना बंद होती है आप वहीं पर रुक जाते हो, और आप ग्रेजुएशन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेते हो, ठीक है। और वो हमें दे देता है डायरेक्ट रीडिंग पीपीएम की वैल्यू की। एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैक्सन टर्बिडोमीटर मेथड, ये भी बड़ा आसान है, लेकिन ये वहां यूज किया जाता है जहाँ पे टर्बिडिटी 25 पीपीएम से ऊपर हो, है ना। और बेस्ट रहेगा अगर 100 पीपीएम से ऊपर है, तब इसको यूज किया जाए जैक्सन टर्बिडोमीटर को, ठीक है, टर्बिडिटी मीटर को। 25 से लेके 25 से ऊपर में चेक यूज कर सकते हैं, और बेस्ट है कि 100 से ऊपर में इसको यूज किया जाए, आप ही याद रखना। इसमें करते क्या है, देखो ये ऐसा एक रहता है, स्टैंड रहता है, नीचे में कैंडल का सोर्स रहता है, ऊपर में आईपीस रहती है हमारे पास, और एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब रहती है। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में पानी डालना शुरू करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे। हम तब तक पानी डालते रहेंगे जब तक हमें कैंडल दिखना बंद ना हो जाए, और जहाँ पे कैंडल दिखना बंद हो जाएगी वो ग्रेजुएटेड ये स्केल रहता है, वो हम देख लेंगे रीडिंग उससे, है ना, कितना है रीडिंग। इससे एक चीज रहती है कि अगर हमें क्या निकल के आता है, अगर पानी टर्बिड ज्यादा होगा तो कम ही हाइट रहेगी, है ना, ज्यादा होगा तो कम ही दिखना हमें बंद कर देगा। लेकिन अगर लेस टर्बिडिटी होगी तो हमें ये ज्यादा रीडिंग आएगी, ठीक है, इसकी। और उसमें क्या होता है, टर्बिडीमीटर वाले में, टर्बिडिटी रॉड में, अगर उसमें टर्बिडिटी लेस है तब तो डीप जाना पड़ेगा, है ना, और टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो कम में ही दिख जाएगा, वो भी कम में ही गायब हो जाएगी निडल, है ना। दोनों के लिए सेम है, टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो रीडिंग कम आएगी, और टर्बिडिटी कम होगी तो रीडिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आपका आता है ये वाला कभी कभी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस पे नापी जाती है ये आप जान लो, खाली से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोह में नापी जाती है। रेजिस्टेंस ओम में होता है, उसका उल्टा होता है मोह। और इसमें करते क्या है कि सर्टेन 1 एम्पियर करंट एट 1 वोल्ट आपका पास कराया जाता है, किससे, लिक्विड से, स्टैंडर्ड लिक्विड से। स्टैंडर्ड लिक्विड का तो हमें पता ही होता है कि हाँ कितने कंडक्टिविटी है। जो अंडर सैंपल है उससे हम कंडक्ट कराते हैं पानी को, ठीक है, और उसमें करंट पास कराते हैं, और एक रीडिंग आ जाती है मीटर में, ठीक है। जो रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.65 से, और जो वैल्यू आएगी वो हमें बता देता है कि हाँ कौन सा साल्ट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सीधा सा है। खूब समझ में आया। एक देखो, एक बीकर में आप सैंपल लेते हो जिस पानी का आपने टेस्ट करना है, ठीक है, उसको ले लिया आपने। अब उसमें आप क्या करते हो, एक टेस्टर टाइप का आता है मीटर, ठीक है, आप उसको उसके अंदर डालते हो, ठीक। फिर एक उसी में जैसे नहीं होता है करंट नापने वाला जो मीटर होता है, वैसे ही होता है। उसको आप पानी में डालोगे तो ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा उसमें, है ना, और वहां से एक रीडिंग आ जाएगी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। जो रीडिंग आएगी, आप कितना करंट फ्लो करा रहे हो उसमें, 1 एम्पियर 1 वोल्ट पे, ठीक है। और
जो रीडिंग वहाँ पे आएगी उस रीडिंग की वैल्यू को लेके 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो एक चार्ट भी होगा आपके पास, वहां से आप मिला करके देख सकते हो कि कौन सा सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है, डायरेक्टली हो जाएगा। फिर मन में क्वेश्चन आएगा, सर इस वैल्यू से कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्ट? फिर वही वाली बात, मैं कितनी बार बोलता हूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं बेटा, और कई लोग अपना काफी टाइम बिता चुके हैं इन चीजों पे, बहुत बड़े बड़े केमिस्ट हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का हम फायदा उठाते हैं, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यूज को बनाया है, हमारे लिए वो बहुत ही काम का आता है, और हमें उनको इस बात के लिए थैंक्स करना चाहिए। वरना पता चला पहले ये रिजल्ट आता, उसके बाद फिर बैठ करके उस साल्ट को ढूंढते रहते, उसका भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हजारों साल्ट का, तब तो हो गया था, पर पहले किसी ने तो किया ही होगा, तभी जाकर के ये बना है ना। तो ये थे पूरे फिजिकल टेस्ट, होप आपको समझ आ गए हो, कुछ खास नहीं था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे केमिकल टेस्ट, फिर सीखेंगे बायोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।